सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार। आज की कक्षा में नमस्कार देवानंद सर, नमस्कार। नमस्कार राजीव पाठक जी, नमस्कार। सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार। कल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरी कक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहूंगा दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग लर्नर पार्ट 1 में हमने कर लिया था। ये हम बात कर रहे हैं चाइल्ड पेडागोजी की, प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने ए पार्ट हमने कवर कर लिया है। ये सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। 2 से 3 वीडियो, 2 वीडियो मनीष जी के और अंजू मैडम ने जो एक्सप्लेन किया था, रमा मैडम और बाकी सभी साथियों ने, अंजू सलीम मैडम ने मिलकर, लकी साहब ने, वो एक वीडियो मौजूद है दोस्तों। पार्ट बी की ओर हम अग्रसर है। आज इसका पहला दिन है। यह एक दिन में हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बेसिकली 3 बड़ी थ्योरीज दी गई है। द टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, दीज 3 आर द बिगर थ्योरीज। एंड ऑन द पहले जब हम इन 3 को समझ जाएंगे, तब विथ स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन फॉर रोल ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचएम, टीचर, लर्नर, ये सारी चीजें बाद में आएंगी। पहले हम इन थ्योरी को समझेंगे। तो मैं समझता हूँ मनीष जी, आज का पूरा चैप्टर इन तीनों थ्योरी पे डेडिकेटेड रहेगा। मनीष जी, कोशिश करूंगा कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक आइडिया है इस थ्योरी की, आज मैं इसको एक्सप्लेन करूं। फिर उसके बाद एक एक करके, जैसा आप कहेंगे कि एक एक थ्योरी को डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद ये टॉपिक्स मुझे लगता है सभी शिक्षक जो जुड़े हुए हैं वो उन पर आधारित प्रश्नों को स्वयं हल कर लेंगे। जी, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको 2 पीडीएफ और दिखाना चाहूंगा इससे पहले कि हम आगे बढ़े। आपकी न केवल उत्सुकता को बढ़ाने के लिए, बल्कि आपका अटेंशन पाने के लिए। अटेंशन इन द सेंस कि आप बिना पेन कॉपी के बैठे नहीं, क्योंकि आज जो प्रश्न है वो किसी चैट जीपीटी से या जेमिनी से या किसी एआई से नहीं लिए गए हैं। बहुत ही मेहनत करके यूजफुल सा चीज कुछ लाया गया है। देखिए, ये था चैप्टर जिसे मनीष जी ने कहा कि हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूरा थ्योरी डील करेगा। दिस इज टेबल ऑफ कंटेंट। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। ये नोट्स आपको दिए जाएंगे। बेसिकली मैं आपको केवल दिखाना चाहता हूँ सरफेस लेवल पे। ये मनीष जी की मेहनत है, इसमें थ्योरी सारी है, लेकिन वो आज हम दूसरे नोट्स से पढ़ेंगे। इस नोट्स को पढ़ने के बाद में ये थ्योरी आपको दे दी जाएगी। जो बेस्ट पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। इन सारी, जैसे कि मनीष जी ने अभी कहा, सारी थ्योरी पढ़ने के बाद में हमारे मित्र प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कैसे हैं। जैसे कोई भी पहला प्रश्न है, उसके नीचे आप पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है सीटीईटी 2011 के पेपर 1 में इसे पूछा गया था। दूसरा प्रश्न देखेंगे तो सीटीईटी 12 के पेपर 2 में इसे पूछा गया था। तीसरा प्रश्न केवीएस के पीजीटी 2016 में इसे पूछा गया था। इस प्रश्न को केवीएस प्रिंसिपल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। इस प्रश्न को सीटीईटी 2015 में पूछा। तो दोस्तों, पूरे 60 प्रश्न इस प्रकार से लिए गए हैं कि ये प्रश्न अभी तक सीबीएसई पूछता आ रहा है। एज इट इज द क्वेश्चंस हैव बीन टेकन फॉर योर परसुअल। और एक्सपर्ट हमारे मनीष जी हैं, जो हमें इस योग्य बनाएंगे कि इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे। आज आपके बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मनीष जी ने इस थ्योरी को तो, मेरे इस थ्योरी और नोट्स को तो हटा ही दिया। उन्होंने अपने कहा कि देवांगन जी, मैं अपने नोट्स से ही चलूंगा। तो लीजिए मनीष जी, योर नोट्स ऑन बिहेवियरिज्म नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। दोस्तों, एक बार आप माइक चालू करके बता दीजिए, क्या इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू? मैं आपकी आवाज सुनना चाहूंगा सभी की। बिल्कुल सर, यस सर। Thank you and thankful. We are thankful to Manish sir, who is not only working hard but making me work hard as well. So here we go. Manish ji, over to you on behaviorism. बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं सीधे विषय से शुरू करता हूं। जैसा मैंने सर से कहा था कि सर, मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे केवीएस के इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो ठीक नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने सर से कहा कि वही क्वेश्चन सर्च करिए
जो सीबीएसई बना रहा है, सीबीएसई का सोचने का भी एक दायरा है, उस दायरे से बाहर जाके वो नहीं सोच सकता है। तो उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिए और उन क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। और मेरा जो उद्देश्य था कि मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर देने लायक नहीं बनाऊं, बस मैं उस लायक बना दूं कि आप उस थ्योरी पर आधारित किसी भी प्रकार के प्रश्न निर्मित हों। सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर नहीं देना कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी या ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी। थ्योरी को एक बार आप अंदर आत्मसात कर लीजिए और आप अपने बिहेवियर को ऐसा बना लीजिए कि उस प्रकार का कोई भी प्रश्न निर्मित करे कोई, तो आप उसके उस थ्योरी के अकॉर्डिंग सोच के अनुसार आप उत्तर दे सकें। तो देवांगन सर ने बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और मुझसे भी ज्यादा मेहनत करा रहे हैं। मैं इसलिए कहूंगा कि वो अब जितना ज्यादा वो मेहनत करते हैं, मुझे उसके रिस्पेक्टिव में मेहनत करना पड़ता है। तो मैं शुरू करता हूं बिहेवियरिज्म थ्योरी। अनुमति है सर? जी जी, प्लीज प्लीज। जब शिक्षा की बात होती है तो उसमें फिलॉसफी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इन सब की बात होती है। और जैसा कि जानते हैं कि हर शिक्षक की अपनी, हर व्यक्ति की अपनी एक फिलॉसफी होती है, पर जहां बात आती है ह्यूमन बिहेवियर्स की, क्योंकि बच्चा भी एक ह्यूमन पार्ट है, तो जहां बात आएगी व्यवहार की, वहां मनोविज्ञान का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मनोविज्ञान पहले, जब मनोविज्ञान के जो पहले सिद्धांत थे वो ये मानते थे कि मनोविज्ञान सिर्फ आत्मा का विज्ञान है। फिर थोड़ी देर बाद स्टडी हुई, रिसर्च हुआ, फिर बताया गया कि नहीं, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। फिर बताया गया कि नहीं, साइकोलॉजी जो है ये चेतना का विज्ञान है। और तमाम काफी रिसर्च के बाद फाइनली डिस्कशन जिस विषय पर आता है कि नहीं, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है। और इसी व्यवहार के अध्ययन से हम व्यवहारवाद से शुरू करते हैं। और व्यवहारवाद जो है एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो व्यवहार का अध्ययन करता है, किसके रिस्पेक्टिव में, किसी न किसी रीइंफोर्समेंट के अध्ययन में, के रिस्पेक्ट में। यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। स्टिमुलस एक शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई किसी चीज, बाह्य चीज की उपस्थिति में आप कोई अनुक्रिया करते हैं, आपने पढ़ा होगा बीएड वगैरह में, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर। जब हम व्यवहार को डिफाइन करते हैं तो इट इज एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, यानी जो स्टिमुलस है उसके और रिस्पॉन्स के बीच में जो एसोसिएशन है उसका अध्ययन करते हैं। यानी जब कहा जाता है कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यानी व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर। और वो जो बिहेवियर चेंज हो रहा है वो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स, ऐसा व्यवहार जो ऑब्जर्वेबल है, मेजर किया जा सकता है, ऐसा व्यवहार नहीं। व्यवहारवादी इस ऐसे व्यवहार की बात नहीं करते हैं जो कि मेजर ही नहीं किया जा सकता, यानी आंतरिक मन के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, तो वो इसकी श्रेणी में नहीं आएगा। एक सीधे शब्दों में कहा जाए कि ऐसा व्यवहार जो मेजर किया जा सके, मेजरेबल हो, या अवलोकन या ऑब्जर्वेबल हो, ऐसा व्यवहार जो किसी स्टिमुलस, यानी कोई रिइंफोर्समेंट भी हो सकता है, कोई रिवार्ड भी हो सकता है, उसके प्रेजेंस में जो वो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। Behaviorism is a learning theory focusing on objective observable behavior shaped by environmental stimuli, conditioning and consequence। इसमें दो शब्द आएंगे, reinforcement, punishment, इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, इसमें कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इसमें अच्छा, सबसे बड़ा जो व्यवहारवादी है उसके अगर आप सिद्धांत को समझेंगे, वॉटसन, जेबी वॉटसन, वो कहता है कि मुझे कोई भी बच्चे दे दीजिए, 10 बच्चे दे दीजिए और बता दीजिए कि किसको क्या बनाना है। आप बता दीजिए कि पहले वाले को डॉक्टर बनाना है, दूसरे वाले को इंजीनियर बनाना है। तो जेबी वॉटसन कहते हैं कि आप मुझे बच्चे दे दीजिए और बता दीजिए किसको क्या बनाना है, मैं उसको ऐसा बना दूंगा।
इसका मतलब वो मानते हैं कि पर्यावरण या जो इन्वायरमेंट है और जो बाह्य स्टिमुलस है उसको दे करके उसके व्यवहार में जो परिवर्तन ला सकते हैं हम। एज अ पॉइंट ऑफ की पॉइंट्स जब हम देखें इस बिहेवियर थ्योरी की, तो पहला टॉपिक आता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। थोड़ा स्क्रीन में इसको और बाहर करता हूं। अब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या है? किसी की हाइट है, किसी का पोषण है, किसी का वेट है, बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। इंटरनल व्यवहार जो है हम मेजर नहीं कर सकते। मेंटल स्टेट जो उसका है उसको हम बिल्कुल नहीं मेजर कर सकते। क्या चल रहा है किसी के दिमाग में हमको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। दो शब्द होता है, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी का बिहेवियर क्या है। एक व्यक्ति का एटीट्यूड अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग हो सकता है। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड शब्द है उसकी इननेट जो क्षमता है। अगर हम इसीलिए देखते हैं टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, यानी शिक्षक, हर व्यक्ति शिक्षक नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता है। आज के परिदृश्य में एग्जाम पास करके बन जाना आसान है, पर शिक्षक बनने का जो एप्टीट्यूड है वो इननेट है। आपके अंदर वो क्षमता पहले से होनी चाहिए, बाद में ट्रेनिंग दे करके और नई टर्मिनोलॉजी को आपको जोड़ के और अच्छा बनाया जा सकता है। तो बिहेवियरिज्म की थ्योरी ये कहती है कि हम उस बिहेवियर की बात करते हैं जो जिसको हम अवलोकन कर सकते हैं, जिसका इवेल्युएशन करते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड टॉपिक इसी में है, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। बिहेवियर इज लर्न थ्रू द इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। वातावरण, पर्यावरण, इसमें जो इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन क्योंकि वातावरण में क्या होगा कि जितने भी रीइंफोर्समेंट है, जितने भी स्टिमुली हैं, वो आपके सामने वातावरण में मौजूद होंगे और उनके ही रिस्पेक्ट में आपका रिस्पॉन्स होगा। इसके बाद वही एसआर थ्योरी जिसे कहते हैं, एसआर थ्योरी को थोड़ा सा यहां मैं बताऊंगा। कोई भी चीज जिसको देखकर, मतलब वांछित जो आपके रिएक्शन है, अनुक्रिया है, वो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो। स्टिमुलस के रूप में हम मान लीजिए ले लेते हैं कि कोई भी पुरस्कार, अगर हम बताएं कि बच्चों को ये दिखाएं कि आप ये ऐसा करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, उस रिवार्ड के संदर्भ में रिस्पॉन्स अच्छा होता है, बढ़ जाता है, और रिस्पॉन्स की जो कंटिन्यूटी है वो भी बढ़ जाती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में, एसआर थ्योरी में जो स्टिमुलस है, जैसे कोई ऐसा चीज जिसके देने से रिस्पॉन्स कंटिन्यूअस हो जाए, या किसी वस्तु की उपस्थिति में वो रिस्पॉन्स हो। जैसे शिक्षक, कक्षा में अगर शिक्षक है तो कुछ ऐसा व्यवहार होता है बच्चों का कि बहुत अनुशासित होते हैं। ऐसा होता है आपकी कक्षाओं में? एक दो ऐसे शिक्षक हैं, है तो आप में से कोई ऐसा शिक्षक है जिसके खड़े होने से मात्र बच्चे बहुत अनुशासित होते हैं? तो ऐसा शिक्षक है? वेरी गुड। लेकिन उस शिक्षक के हटते ही वो व्यवहार क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी वो व्यवहार किसकी उपस्थिति में था? उस शिक्षक की। शिक्षक क्या हुआ? वो स्टिमुलस हुआ। बच्चा बहुत सारी ऐसे रिस्पॉन्स किसी रिवार्ड के बिहाफ पर करता है। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर ने जो अपनी थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, आप सभी को पता है कि उसने रिइंफोर्समेंट थ्योरी उसकी है। उसको हर एक पिंजड़े में या एक कबूतर को उसने टेस्ट किया था। कबूतर के द्वारा अपने सही पॉइंट पर अपने को उसको मारने पर, या बिल्ली के द्वारा सही पंजे मारने पर उसको एक खाने की गोली मिल जाना या खाने का दाना मिल जाना, मतलब सही रिस्पॉन्स पे रिइंफोर्समेंट के रूप में कुछ मिल जाने पर वो आपकी जो क्रिया है, आपका रिस्पॉन्स है, वो बार बार होने लगेगा। इसके बाद हम चलते हैं
क्लासिकल कंडीशनिंग, इस थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। यहां मैं उसका बेसिक पार्ट रख रहा हूं, क्योंकि एक ही दिन सारी थ्योरी को एक्सप्लेन कर देंगे तो वो आपस में मिल जाती हैं, और जिसके कारण हम प्रश्नों का उत्तर समझ में नहीं आता, वो ये भी लगता है ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलो ने, एक जीव वैज्ञानिक व्यक्ति, इन्होंने कुत्ते पर बड़ा अच्छा प्रयोग किया था। उन्होंने ऑपरेशन करके कुत्ते के जो स्लाइवा वाली ग्रंथि है, जिसमें से स्लाइवा निकलती है, उससे एक पाइप लगा दिया था, और सामने उसके भोजन रखते थे, और उसको देख करके लार श्रावित होता था। यानी एक तो खाने को देख करके लार श्रावित होना ये नेचुरल चीज है, पर उस खाने के उस बिस्किट की जगह, बिस्किट के साथ साथ उन्होंने लाइट या घंटी बजाई, और फिर स्लाइवा निकला, घंटी और बिस्किट, फिर स्लाइवा निकला, फिर उसको दिया। थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि कंडीशनिंग क्या हुई कि घंटी बजते ही स्लाइवा निकल गया, उसके सामने बिस्किट था नहीं, खाने की कोई चीज थी नहीं, या मांस का टुकड़ा नहीं था। यानी कंडीशनिंग क्या हुई, जो बिस्किट था या खाने का वो मांस का टुकड़ा था और घंटी दोनों एक साथ बजती थी, और कंडीशनिंग हुई घंटी के साथ। जो रिस्पांस उस खाने वाले पदार्थ के साथ होता था, वो घंटी जिसको देख करके, जैसे आप गोलगप्पे की दुकान पे जाते हैं, गोलगप्पे को देखते ही मुंह में लार आ जाता है। कभी कभी, अभी मैं गोलगप्पे का नाम ले रहा हूं तो कुछ लोगों के मुंह में लार आ, उस शब्द से, इस शब्द से कंडीशनिंग हो गई है, सिचुएशन से कंडीशनिंग हो गई है। क्लासिकल कंडीशनिंग भी एक स्टिमुलस रिस्पांस है, पर दोनों के स्टिमुलस रिस्पांस में थोड़ा अंतर है, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में। इसके बाद हम आते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है रीइंफोर्समेंट, जिसको बोलते हैं पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट क्यों दिया जाता है? रीइंफोर्समेंट दिया जाता है कि अगर जो कोई प्रतिक्रिया हुई है वो सही है तो और कई बार हो, बार बार हो, या और अच्छी तरीके से हो। जैसा मैंने कहा कि बच्चा कोई अच्छा काम किया, उसको आपने तुरंत टॉफी दे दी, टॉफी देने के बाद उसकी वो प्रतिक्रिया, बार बार प्रश्न पूछेंगे तो उसके अंदर जिज्ञासा होगी उत्तर देने की, और बार बार वो उत्तर देने के लिए आप, लेकिन उसके गलत उत्तर पर भी आप बिस्किट दे देंगे तो वो तुक्केबाजी में कोई भी उत्तर दे देगा। इसलिए रीइंफोर्समेंट थ्योरी में हमेशा सही उत्तर पर दिया जाना चाहिए रीइंफोर्समेंट। इसमें दो शब्द है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को इस तरह से समझिए कि टू डू समथिंग टू गेट समथिंग, ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। टू डू समथिंग टू गेट समथिंग, कुछ पाना है इसलिए जो हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। टू डू समथिंग टू गेट समथिंग, कुछ चीज हटाना है, गलत आदतें हैं उसको हटाना है, तो वहां निगेटिव रीइंफोर्समेंट देगा। निगेटिव इन्फोर्समेंट का मतलब होता है टू डू समथिंग टू अवॉइड समथिंग। ध्यान दीजिएगा, अक्सर निगेटिव रीइंफोर्समेंट को लोग गलत समझ लेते हैं। निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि टू डू समथिंग टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को, कोई गलत आदत है उसको हटाने के लिए हमें वहां भी रीइंफोर्समेंट देना है। पर वो रीइंफोर्समेंट क्या करेगा, बच्चों द्वारा दिए गए रिस्पांस, जो बार बार वो उसकी आदत गलत है या वो गलत रिस्पांस दे रहा है, उसको हटाने के लिए देना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या आता है, जो उसने रिस्पांस दिया है उसको वो दोहरा सके, उसमें स्ट्रेंथन हो सके, उसमें मजबूती हो सके। तो ये की वर्ड्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मींस टू डू समथिंग टू गेट समथिंग, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टू डू समथिंग टू अवॉइड समथिंग। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट इसी तरह, पनिशमेंट क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। हमको जैसा बताया गया है कि पनिशमेंट नहीं देना है, पर पनिशमेंट, जो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है वो समझ लीजिए। एडिंग एंड पेनाल्टी, कैसे? नेगेटिव रिमूविंग या रिवॉर्ड, किसी को रिवार्ड दिया गया या किसी क्लास में बच्चे को एक बैच, स्टार बैच दिया गया क्योंकि बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा काम करता था, पर
उसने गलत बिहेवियर किया या कई दिनों से उसके मार्क्स कम टेस्ट में आ गए, तो वो बैच वापस ले लेना, रिमूविंग अ रिवॉर्ड, उससे वो बैच आपने वापस ले लिया। अब उस बच्चे के अंदर पुनः वो स्टार, वो बैच पाने की जो अंदर से इच्छा है जागृत होगी। तो हम यहाँ पनिशमेंट का मतलब खड़ा करना, पिटाई कर देना न लें। साइकोलॉजिकल टर्म में जो एडिंग ए पेनाल्टी, बहुत तरह की पेनाल्टी होती है, आप उसको बहुत ज्यादा 2 पेज लिखने को दे सकते हैं और बैच वापस ले लेना, इस तरह के भी पनिशमेंट, उसको क्लास मॉनिटरशिप से हटा देना, उसको स्कूल में कोई अच्छा रोल मिला है उस रोल को वापस ले लेना जब तक कि उसका जो वो एक्शन है वो वापस सही नहीं हो जाता है। अभी जो मैंने डिस्कस वो बीएम अहिरवार जी, आप कुछ कहना चाह रहे, प्लीज पुट ऑन योर माइक एंड स्पीक। अहिरवार जी, चलिए मनीष जी प्लीज कंटिन्यू, मनीष जी प्लीज कंटिन्यू। ओके, अब मैंने बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद को जो एक्सप्लेन किया था उसको मैं एक बार 3-4 लाइनों में फिर से आपको बोलूंगा, इसलिए क्योंकि आप उस सारी चीजों को सेंट्रलाइज करिए। जैसे मैंने कहा था कि जो बिहेवियरिज्म है वो किस चीज का इंटरेक्शन है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स है वो किसके रिगार्डिंग में है, स्टिमुलस के। और कौन सा व्यवहार जो मेजर किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। वेरी गुड। फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि इसमें एक की पॉइंट्स है एसआर थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस की उपस्थिति में ही वो रिस्पॉन्स है। क्लियर इट? यस सर। इसको हम क्लास में पुरस्कार और दंड से भी इस थ्योरी को यूज करते हैं कि हम किसी को पुरस्कार दे रहे हैं और पनिशमेंट दे रहे हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी मैंने बताया कि रीइंफोर्समेंट क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, पुनर्बलन। रीइंफोर्स मतलब जो अनुक्रिया हुई है, जो क्रिया हुई है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। जैसे मैंने देवांगन सर के कहने पर मैंने कोई उत्तर दिया, अब उत्तर देने के बाद देवांगन सर की तरफ से गुड, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा ये शब्द सुनने को नहीं मिला, तो मेरा ये रिस्पांस अगली बार संदेहास्पद हो जाएगा मेरे लिए। कक्षा में बहुत ऐसी स्थिति होती है, कक्षा में बहुत ऐसी स्थिति आती है कि जब बच्चा कोई उत्तर देता है और टीचर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं देता। अब धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे के व्यवहार में ये परिवर्तन आता है, आने वाले समय में वो रिस्पांस भी देना बंद कर देता है। इसलिए हम जिस चीज को बहुत हल्का लेते हैं, अगर वो थोड़ा सा प्रयास भी किया है बच्चा, तो उसके बात को पूरा सुन करके और रीइंफोर्समेंट उसके अनुसार चलिए अहिरवार जी उस समय कुछ कहना चाह रहे थे कि आपका हाथ ऐसे उठ गया था। हाँ सर जी जी। रीइंफोर्समेंट देना जरूरी है उसकी अनुक्रिया बनी रहने के लिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड निगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो आप क्लास में जितना भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको सर्टिफिकेट देते हैं, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उनके लिए भी और बाकी बच्चों के लिए भी, ताकि वो उस तरह की अनुक्रिया बार बार करें। लेकिन अब बच्चा फोन यूज कर रहा है बहुत, ये गलत व्यवहार है, वो बार बार कक्षा में एक दूसरे को परेशान कर रहा है, तो उसको अगर डायरेक्ट पनिशमेंट दे देंगे, उससे अच्छा कोई ऐसा निगेटिव रिफोर्समेंट दें जिससे वो बच्चा क्लासरूम में वो सारी गतिविधि न करे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको सर्च करना पड़ेगा ऐसा रीइंफोर्समेंट, जैसे उसका नाम लेके खड़ा करना और उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। अब वो ये सोचेगा, यार मैंने तो क्लास में अनुशासनहीनता की है पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। हम ये चाह रहे थे कि उसका ध्यान उन एक्टिविटी से हट जाए, तो हमने क्या किया, उसको क्लास में कोई ऐसा रोल दिया। यहां हमने क्या किया, टू डू समथिंग टू अवॉइड समथिंग। क्लियर इट?
यस सर। आगे बढ़ूं? जैसे सर कि अगर कोई बच्चा हमारे क्लास में अक्सर यूजुअली फ्रिक्वेंटली वो लेट आता है, तो हमने उसको इस चीज को दूर करने के लिए ऐसे रीइंफोर्स किया कि हमने उसे कह दिया कि कल से तुम्हारी ड्यूटी रहेगी कि जो क्लास असेंबली जाएगी उसको लीड तुम करोगे, तो क्लास के लाइन में सबसे आगे तुमको होना चाहिए और क्लास को असेंबल करके असेंबली ग्राउंड तक पहुंचना। वेरी गुड तो एग्जाम्पल सर। इस तरीके से फिर वो नेगेटिव चीजों को हटा पाएगा और वो टाइमली रिपोर्ट करेगा। बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। सेम इसी के इक्वल एग्जाम्पल मुझे भी याद आ रहा है। हमारे विद्यालय में एक शिक्षक उन्होंने क्या किया था कि लेट आने वाले बच्चों की जो उनको खड़ा करना लाइन से, उनका नाम लिखना उस बच्चे को दिया जो प्रायः लेट आता था। सेम इक्वल, आपके ही जैसा उदाहरण है ये। अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गया कि मुझे इन बच्चों को लाइन में लगाना है, इनका नाम लिखना, उसको बड़ा आनंद आने लगा। उसके लिए उसको समय से आना पड़ा। तो टू डू समथिंग टू अवॉइड समथिंग, कभी भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को आप नेगेटिव फ्रेम में नहीं लेंगे। क्लियर इट? आगे चलूं? यस सर। रेनू मैडम हाँ। कुछ कहना चाह रही है सर। रेनू मैडम, डू यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. What is the difference between the negative reinforcement and punishment? यस, पनिशमेंट में हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई वो जो उसका एक्शन है वो अवॉइड करे। पनिशमेंट में हम उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ अलग चीज दे रहे हैं। जैसे मैंने उसको उसका बैच ही ले लिया। हेलो? Okay, sir. हाँ जी 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 सर। उसको मैंने तीन चार क्वेश्चन और दे दिया करने को। सर इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि जो नेगेटिव वो है हमारे इन्फोर्समेंट, वो फर्स्ट स्टेज हो जाता है और पनिशमेंट फाइनल स्टेज हो जाता है, क्योंकि अभी उसको हम नेगेटिवली रीइंफोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो पनिश करने के बाद उसकी एक्टिविटी को हम रोक सकें। हाँ, पनिशमेंट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू दैट रिस्पॉन्स, पर जो रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट उसको अवॉइड करना है। वो जो रिस्पॉन्स है वो अवॉइड हो ही ना। क्लियर इट? यस सर। एक थेरेपी दी जाती है मेडिकल फील्ड में। Manish sir, यस सर। Manish, am I audible, sir? यस Yes, सारिका मैडम। थैंक यू सर। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि पनिशमेंट जो है उसका बेसिक नेचर प्यूनिटिव होता है, वेयर एज जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है दैट इज करेक्टिव इन नेचर। यस यस यस, राइट। If it helps to understand. यस, वेरी गुड। Okay, punishment is punitive in nature, whereas negative reinforcement is always corrective in nature. It is only to bring some desirable change in the behavior of the child. यस यस, बिल्कुल। इसीलिए punishment को either it's corporal or any kind of punishment has been banned in the education system, and that's why we are trained कि हम ऐसे बच्चे को treat करें where it seems like reinforcement और negative word add किया गया है। This much only, sir. यस, मैम रिपीट करना, मैम एक बार रिपीट करना। मैम ये कहना चाह रही थी कि someone asked the difference between the punishment and the negative reinforcement. Okay, so the purpose of punishment is punitive, whereas like to punish the child. Okay, whereas the purpose of negative reinforcement is purely corrective, just to correct that specific behavior of child so that he should not repeat it again and he should learn where he is going wrong. It is only to check the child, not to punish him. That's all. थैंक यू मैम। जी मनीष जी आगे। मैं ये कह रहा था मैम, जो निगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं और पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जहां हम पनिशमेंट दे रहे हैं वहां कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यवहार हम चाहते हैं, अच्छा व्यवहार, वो पनिशमेंट के कारण भी इफेक्टिव हो जाता है, वो होता नहीं है। जैसे हम किसी से वो राहुल नाम के बच्चे को पनिशमेंट दिया किसी प्रकार से, अब उसका बहुत सारे ऐसे व्यवहार जो अच्छे थे, पॉजिटिव बिहेवियर थे, वो भी उससे इफेक्टेड होने लगते हैं, पर निगेटिव रीइंफोर्समेंट से वो इफेक्ट नहीं होता है। यस सर। आगे चलो। जी जी। तो फाइनली जो व्यवहारवाद है वो ये कहता है कि किसी भी स्टिमुलस
की उपस्थिति में जो रिस्पांस है, ऐसा रिस्पांस जो मेजर किया जा सके, अवलोकन किया जा सके, उसका अध्ययन, उसको जानना, ये व्यवहारवाद इस थ्योरी को प्रेजेंट करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर को रीड करता है, समझता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। इसमें जो मेन थ्योरी थी, इसमें पावलोव, वॉटसन, थॉर्नडाइक। अच्छा, थॉर्नडाइक में के जो लॉज ऑफ लर्निंग था, आप सबने सुना होगा, रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूं, पर हम अभी ऊपर तौर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी हमारी है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। कोई बता सकता है ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है, किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है? पियाजे से। देखिए, कॉग्निज्म, कॉग्निज्म रिलेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब प्याजे से जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक। हाँ, तो प्याजे डायरेक्ट हम इस पर कुछ टर्म हैं, उन टर्म को डिस्कस करेंगे। मैं पहले उस टर्म्स को डिस्कस करूंगा, तब मैं इस थ्योरी को समझा पाऊंगा आसानी से। कारण क्या है कि जब तक हम टर्मोलॉजी को नहीं जपेंगे तो मैं बीच बीच में वो टर्मोलॉजी बोलूंगा, उस टर्म से आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं तो दिक्कत आएगी। तो मैं चाहता हूं कुछ टर्म्स में बात कर लें। आपने बचपन में सबसे पहले, थोड़ा मैं इंटरेक्टिव होऊंगा आपसे, आप तैयार रहिएगा, कि बचपन में हमने सबसे पहले कौन सा जानवर देखा होगा। मैं वीना मैम या सारिका मैम या अवधेश सर, कोई भी पहला एनिमल कौन सा देखा होगा आपने फर्स्ट टाइम? बिल्ली और कुत्ता, कुत्ता या बिल्ली? गाय, कुत्ता। यस यस यस। अब जो आपने पहली बार जो देखा, उसके बाद कोई भी एनिमल देखा, तो देखते समय क्या पुराना वाला एनिमल जो पहली बार देखा था वो याद आया? बिल्कुल कंपेयर करते हैं। हाँ जी, यस सर। जी सर। अच्छा, मुझे आपने या देवांगन सर को पहली बार देखा होगा, तो तुरंत आपको देवांगन सर से मिलता हुआ व्यक्ति जो पहले आपने कभी देखा होगा, वो तुरंत ध्यान में आता है। जी जी सर। हाँ जी सर। आपको लगता है हमने पहले कभी देखा है, यानी पहले कभी देखा है, इमेज कहीं हमारे माइंड में स्टोर होगी। जी सर। अच्छा, अब वो स्टोर है, नहीं दिख गई, तो कैसे अंतर करेंगे? अंतर तो करेंगे ना कि नहीं, वो देवांगन सर नहीं थे, ये देवांगन सर हैं, या मनीष सर वो नहीं थे, ये अलग है उनसे, क्योंकि इनकी मूंछ है, ये लंबे हैं, काले हैं, बहुत सारी चीजों में अंतर स्पष्ट करेंगे। अकोमोडेशन होगा सर। अब मैं अभी टर्मोलॉजी पे नहीं आ रहा हूं मैडम, क्योंकि टर्मोलॉजी पर नहीं आऊंगा अभी, मैं उस पर बातचीत कर रहा हूं, ठीक है? जी सर। अब वो चीज एकदम हूबहू, यानी आपने दूसरी बार भी बिल्ली देखी और पहली बार भी बिल्ली देखी थी, दोनों एक ही चीज है? या आपने पहली बार बिल्ली देखी थी और अब कुत्ता देखा है, दोनों में अंतर होगा कि नहीं? यस सर। दोनों में अंतर होगा। अब चूंकि कुत्ता बिल्ली से अलग है, इस पर आपने मेंटल प्रोसेस किया, क्योंकि मैंने कई बार कहा कि कॉग्निटिव थ्योरी जो है मेंटल ऑपरेशन से रिलेटेड है। आपने प्याजे को याद करिए, जितनी भी स्ट्रक्चर मैंने उसको बताया, सेंसरी मोटल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, ये सारी चीजें मेंटल ऑपरेशन होगा। आप उसमें अंतर को देखेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये बिल्ली से अलग है, तो कुत्ते के रूप में उसको स्वीकार करेंगे, और लगेगा नहीं ये सेम है तो एज इट इज रहने देंगे। रहने देंगे। हाँ जी सर। मनीष सर, मुझे अब मैं चलता हूं। मुझे कुछ अब मुझे मनीष सर, मुझे कुछ सूझ रहा है, मैं 1 मिनट बोलूं क्या? अगर सब ना हंसे तो। बोलिए बोलिए। अभी कुत्ता बिल्ली तो याद नहीं रह गया सर कि बचपन में क्या देखा था, लेकिन जैसे पुराने स्कूल में जो प्रिंसिपल को देखा था और इस स्कूल में प्रिंसिपल को देखा था, तो दोनों में फिर से लगता है ये वैसे ही है क्या? नहीं नहीं यार, वैसा नहीं है, तो चलो ठीक है, अब एडजस्ट करते हैं फिर। तो दैट वे कैन बी कनेक्टेड विद दिस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर मैं भी कुछ बोलूं? यस मैम। सर हमारे बच्चे जो एग्जाम दे रहे होते हैं +2 के, वो जब क्वेश्चन देखते हैं ना और बोलते हैं तो कराया हुआ है मैडम ने, सेम क्वेश्चन है, तो वो बहुत खुशी से अच्छे से कर देते हैं। और जो बिल्कुल नया आ जाता है, अरे ये तो हमने देखा ही नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस है। जी सर। इसका जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं, जब बच्चा
5th या 3rd या कोई भी क्लास पास करके अगली क्लास में जाता है और कोई नया चैप्टर पढ़ता है, तो चैप्टर की जो पहली लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन है, उसको पढ़ते हुए प्रीवियस नॉलेज जो क्लास 4th 3rd में पढ़ा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कुछ बेसिक रूप से पढ़ा है, वो तुरंत वहीं याद आ जाता है। और टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा भी रहता है कि हमने पहले यह पढ़ा है कि इस तरीके से शुरुआत की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्यों दिया जाता है? ताकि वो नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज को अपने मस्तिष्क में कहीं स्टोर करे, बैलेंस। क्योंकि अगर पूर्व ज्ञान नहीं है किसी चीज के बारे में, तो नए ज्ञान को समझने में, उसको स्वीकार करने में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में आपको पहले से पता है, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की नौकरी आप करने गए हैं, यानी एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जब वो केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट होता है, तो वो केंद्रीय विद्यालय के सभी कल्चर को, सभी एक्टिविटीज को आसानी से स्वीकार कर लेता है। पर एक ऐसा शिक्षक जो कभी केंद्रीय विद्यालय के स्ट्रक्चर, उसके कल्चर को नहीं जाना है, और वो केंद्रीय विद्यालय में जा रहा है, तो उसको हर चीज नहीं लगेगी। वो हर चीज को तर्क के माध्यम से स्वीकार करेगा, डिस्कस करेगा, उसको अन्य पूर्व ज्ञान से अलग रखते हुए उसको स्वीकार करेगा और उस पर अपनी समझ स्थापित करेगा। मैं आगे चलूं? जी बिल्कुल। मेरे साथ जो टर्मोलॉजी में बोलूंगा उसको आपको दोहराना है। एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और स्कीमा। अब तीनों अपने मन में है, सभी लोग बोलिए। एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा। अडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, स्कीमा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन शब्दों को पहले सुने होंगे, या कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे इस शब्दों के आसपास किसी अर्थ को, जैसे एकोमोडेशन, यार केवीएस में अच्छा एकोमोडेशन नहीं मिलता है, यार बहुत अच्छा एकोमोडेशन, ऐसा सुना होगा जी। तो आपने इस मेरे वाले एकोमोडेशन को उसी एकोमोडेशन की मीनिंग के साथ आसपास जोड़ के रखा होगा। यस सर, यस। एसिमिलेशन, एडॉप्टेशन, जैसे हम एडॉप्ट करते हैं, कोई कल्चर करते हैं ना, तो आपने अगर इस अर्थ में हिंदी वालों ने सुना होगा तो मेरे इस शब्द को उसी अर्थ के साथ जोड़ के आसपास रखा होगा। पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एग्जैक्ट इस शब्द को इस थ्योरी के रिलेटेड मीनिंग में जानते होंगे, उन्होंने एग्जैक्ट उसी मीनिंग को समझा होगा। आई एम राइट? यस सर। यस सर, यस सर। जैसे अभी एक मैम ने बताया। एब्सोल्युटली राइट सर। हाँ, जो मैडम ने तुरंत उन्होंने एकोमोडेशन की बात कही तो वो उससे फैमिलियर थी, उसकी एग्जैक्ट मीनिंग से थी। अब स्कीमा शब्द आता है। स्कीमा का मतलब होता है, जैसे आपके कंप्यूटर के, लैपटॉप में फोल्डर्स होते हैं जी। जी सर, जी सर। अब आपने अपने लैपटॉप में 3 फोल्डर बनाया, एक पर्सनल, एक केवीएस और एक फैमिली। फैमिली वाले जितने फोटो हैं, जब जब कहीं दिखता गया वो खटाखट फैमिली वाले फोल्डर में डाल दिया। जैसे स्कूल का कोई मैटर दिखा, वो स्कूल वाले केवीएस वाले फोल्डर में डाल दिया। और पर्सनल, आपका व्यक्तिगत जो जिसमें आपकी पर्सनल फोटो है, वो आपने उसमें डाल दिया। ऐसा डालते हैं ना माइंड में, लैपटॉप में फोल्डर जी। इसी तरह मस्तिष्क में भी कुछ फोल्डर्स होते हैं। अगर कोई चीज जो दिखी है, या कोई नई सिचुएशन है, कोई नया नॉलेज है, हमारे प्रीवियस स्टोर्ड फोल्डर के अनुसार है या उसी के लिए बना है, तो वो नॉलेज तुरंत उस फोल्डर में चली जाती है। पर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नॉलेज, कोई ऐसा चित्र जिसका हमारे माइंड में कोई फोल्डर नहीं है, वो पुराने फोल्डर से एकदम अलग है, तो तुरंत हम अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसी तरह मस्तिष्क में भी स्कीमा नाम का एक प्री फोल्डर होता है जो प्री नॉलेज से कवर्ड होता है। पर नई नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन आते ही वो देखता है कि क्या वो इस फोल्डर के इक्विवेलेंट है, तब तो ठीक, नहीं तो तुरंत वो नया एक फोल्डर बना लेता है। एग्जाम्पल, जैसे चिड़िया उड़ रही है, उड़ती हुई चिड़िया को देखता है तो बच्चा ये मानता है ये चिड़िया उड़ रही है, और अलग अलग तरह की चिड़िया उड़ती है।
और फिर उड़ता हुआ वो जहाज देखता है। अब दोनों चीजें उड़ रही हैं। चिड़िया का फोल्डर यानी चिड़िया की स्कीमा उसके माइंड में बनी हुई है, पर जहाज तो वो पहली बार देख रहा है। अब दो मेंटल ऑपरेशन क्या होगा कि चिड़िया जीव है, जहाज निर्जीव है, या हर उड़ने वाली चीज चिड़िया नहीं है। अब जहाज पहली बार दिया है, अंदर मेंटल ऑपरेशन करने के बाद उसने उड़ने वाली चीजों में जहाज के लिए एक अलग से फोल्डर बना लिया। आई एम राइट? यस सर। अब मैं बता रहा हूं, कोयल देखेगा उड़ता हुआ तो किस में जाएगा, किस फोल्डर में जाएगा? चिड़िया वाले फोल्डर। अगर बैलून उड़ता हुआ देख रहा है तो किस में जाएगा? जहाज वाले। बात समझ में आया? जी। सजीव और निर्जीव, उड़ने वाली दो चीजें सजीव और निर्जीव, जब ये समझ में आ जाएगा तो वो दोनों के अंदर अंदर फोल्डर में वो डालता रहेगा। ठीक? क्लियर? यस सर, यस सर। राइट। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस कॉग्निटिव थ्योरी में जो मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस में जैसे मैं बात करूंगा तो आप पियाजे की थ्योरी को याद करिएगा कि वो विचार पर अमूर्त चिंतन, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है, वो ये मानती है कॉग्निटिव थ्योरी कि हमारा जो मेंटल ऑपरेशन है वो इस थ्योरी की सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि वो किसी चीज को एज इट इज नहीं स्वीकार कर लेता। फिर उसके बाद हम स्कीमा थ्योरी की बात करेंगे। अच्छा, इसमें दो टॉपिक और भी रह गए हैं, जैसे एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या है? इसको हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं, शायद अनुकूलन। हाँ, एडॉप्टेशन को बोलते हैं अनुकूलन। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से, जैसे बच्चे को कोई नई जानकारी मिल रही है और नई जानकारी के माध्यम से सीखते हैं। अब समझ में आया एडॉप्टेशन का मतलब? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एडॉप्टेशन का मतलब वो प्रोसेस जिसके माध्यम से बच्चे न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज को सीख रहे हैं। व्हाट इज एडॉप्टेशन? एनीबॉडी? एडॉप्टेशन क्या है? लर्निंग न्यू जैसे सर आज के समय में बच्चे ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की जगह पर आज के समय में बच्चे ये डिजिटल बोर्ड से हम लोग पढ़ा रहे, तो उसके साथ साथ वो भी अडॉप्ट उसके साथ हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है, एडॉप्टेशन इज ए प्रोसेस। ये प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से नई चीजों को सीख रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन देते हैं आप? सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। का आंसर देना क्या पहले आता था बच्चों को? नहीं आता था। तो अब वो कौन सा माध्यम होगा जिससे वो धीरे धीरे इन चीजों को सीख रहे हैं? वो प्रोसेस क्या होगा? एडॉप्टेशन। क्या होगा? एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन। राम धीरे धीरे। सर, श्वेता मैडम वांट्स टू से। श्वेता मैडम, गो अहेड। यस। सर, मैं उस समय पूछ रही थी कि एसिमिलेशन का मतलब समझ नहीं आया सर, बाकी तो समझ गई। मैं आ रहा हूँ अभी एडॉप्टेशन की बात किया, एसिमिलेशन की तो मैंने बात नहीं ठीक है। उस समय सर मुझे लगा था ना स्कीमा के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, तभी मैंने बोला। एक्चुअली देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका डाउन कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होता है मैडम, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एप्लीकेशन भी आप पर करूं। पहले मैं इन चीजों की स्कीमा आपके माइंड में डाला हूं, इन शब्दों को एज ए स्कीमा आपके माइंड में डाला हूं। अब मुझे ये पढ़ाना आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं शिक्षा को एकदम मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और ये वर्ड बार बार आएंगे, तो इसीलिए आप पहले से डायरेक्ट आपको एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन बता देता, स्कीमा बता देता, पर डायरेक्ट नहीं बता देता। पहले मैं स्कीमा को स्कीमा की तरह डाला हूं आपके माइंड में, एक फोल्डर के रूप में सारे बना दिया हूं कि एडॉप्टेशन का एक फोल्डर बना दिया, एसिमिलेशन। अब जो मीनिंग आएगी ना, अपने आप उस फोल्डर में चली जाएगी। यस, बीना मैडम। सर, एडॉप्टेशन में हम जो अभी हमें ऑन स्क्रीन मार्किंग मिल रहा है, करना पड़ रहा है हम सब, वेरी गुड एग्जाम्पल, तो वो भी एडॉप्टेशन में ही आएगा। बिल्कुल, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन है, नई टर्मिनोलॉजी है। अब जिस प्रोसेस के साथ आप अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें प्रोसेस क्या है? आईसीटी यूज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, इन माध्यम से धीरे धीरे आप
जो ये इंफॉर्मेशन पहली बार दिखी थी, आपके लिए नया था, अब धीरे धीरे आप उसको क्या कर रही हैं, एडॉप्ट कर रही हैं। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। यस मैम। सर जैसे अभी मैम ने कहा, ये जो हमारा नया ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम आया है, तो हमारा पहला स्कीमा है कि हम पेन पेपर लेकर के कॉपी चेक करते थे, वो प्रीवियस स्कीमा है जो हमारे दिमाग में। अब हम उसे अडॉप्ट करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी में। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैम ने अभी पुट किया। अभी मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देना, आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। स्कीमा इसमें क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे माउस पकड़ के किसी चीज को टिक करना। अभी मैं चूंकि मैं, आप सबको पता होगा कि मैं प्राइमरी टीचर हूं, पर देवांगन सर जब कॉपी चेक कर रहे थे तो मेरी भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी देखूं ये कॉपियां कैसे चेक होती हैं, ताकि मैं किसी को एक्सप्लेन कर सकूं। अब मुझे वो एग्जांपल देना आसान पड़ रहा है स्कीमा में। जैसे कर्सर से टिक को पकड़ना, कर्सर से किसी चीज को पिक करना, या पिक वाली चीज को समझना, टिक का मतलब समझना, ये सारी चीजें आपको इस प्रक्रिया से पहले जब कंप्यूटर यूज करते थे तो आपको आपकी स्कीमा में था? नहीं था। इससे रिलेटेड कोई चीज थी? नो जी नहीं। इसके थोड़ी बहुत अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन, जैसे आप कोई पीपीटी खोलते हैं, कहीं चीज कोई दिख जाती, वो तो थी, पर एग्जैक्ट ये चीज नहीं थी ना। तो आपने वो प्रीवियस नॉलेज जो था उसका फोल्डर अलग था, अब इसके लिए अलग से एक फोल्डर बनाया, उसमें इस सेटअप को आपने डाल दिया। क्लियर इट? यस सर। यस सर। तो अभी मैंने कहा एडॉप्टेशन। व्हाट इज एडॉप्टेशन? ऐसा प्रोसेस जिसमें नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज कोई भी है, उसको बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है? तो मैंने इसके अलावा 2 और ए बताया था। क्या था ए? एसिमुलेशन, अकोमोडेशन। यानी एडॉप्टेशन किसके माध्यम से होता है? एसिमुलेशन और अकोमोडेशन के माध्यम से। क्लियर? एडॉप्टेशन मतलब नई इंफॉर्मेशन, वो प्रोसेस जिससे नई जानकारी, नई नॉलेज हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। और इसको 2 प्रोसेस से होता है, यानी अनुकूलन 2 तरह से होता है, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। एसिमुलेशन क्या है? सिंपल, बहुत ज्यादा डीपली नहीं बोलना है मुझे भी और ना आपको समझना है। पुराने ज्ञान में कुछ जोड़ना एसिमुलेशन है। क्या है? पुराने ज्ञान में, पुराने इंफॉर्मेशन में, पुराने नॉलेज में कुछ नया जोड़ दिया, वो क्या है? एसिमुलेशन है। यानी नॉलेज पुराना है, उसी में कुछ ऐड किया है। ठीक है? अलग से कोई फोल्डर। नोन टू अननोन मेथड जो हम लोग बोलते हैं सर, पढ़ाने वाला। नोन टू अन, रिलेटेड टू सेम, उसी तरह की चीजें। जैसे शिक्षा शास्त्र में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है जो हमें पहले से पता है, अब धीरे धीरे इसी में कुछ जुड़ता जा रहा है। जैसे पहले जो एनईपी से पहले, एनईपी 2020 से पहले जो स्ट्रक्चर था, संरचना थी, वो क्या थी? स्कूल एजुकेशन की 10+2+3 कोठारी कमीशन ने भी दिया था, लेकिन हम 10+2 को एक्सेप्ट कर लिए थे हम। ठीक है सर? कपड़ों का नया जो ट्रेंड आता है वो इसमें आ सकता है, पुराने ही में नया जोड़ देते हैं। मैं जिस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, पहले वो एक बार हो जाए कि पहले हमारे था क्या 10+2, अभी क्या नया सिस्टम आया है? नई संरचना 5+3+4। क्या 5+3+3+4, क्या इसके लिए आपने कोई अलग से माइंड में वो बनाया फोल्डर? आपने उसी को चेंज कर दिया, उससे उसी में एड ऑन कर दिया। हाँ जी सर। लेकिन मैं कहूं कि अब एचपीसी आ गया है, 360 असेसमेंट आ गया है। क्या कोई ऐसा पुराना असेसमेंट था जिससे उसी में ऐड किया, या इसके अलावा आपको सोचना पड़ा है? नया सोचना पड़ रहा है। हाँ, इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा कि अभी परख आ गया, ये भी लीजिए नई चीज आ गई भाई, असेसमेंट करना है। विद्या प्रवेश आ गया। विद्या प्रवेश को हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की जगह एसिमुलेट कर सकते हैं, पर नई कोई चीज आ जाती है तो उसके लिए एसिमुलेशन नहीं है। एसिमुलेशन का मतलब है पुराने ही ज्ञान में कुछ ऐड ऑन कर देना। जैसे मैथ्स क्लास 3rd में भी पढ़ाया गया, क्लास 4th में भी, और एक ही चीज शेप्स पढ़ाया गया क्लास 3rd में। शेप्स वाला चैप्टर क्लास 4th में भी है, शेप्स वाला चैप्टर क्लास 5th में भी है। पर क्या हुआ होगा? कुछ न कुछ कैरिकुलम में अंतर होगा।
कुछ ना कुछ शेप्स के चैप्टर में अंतर होगा। तो वो क्या कर रहा है, थर्ड में जो शेप्स पढ़ा था, फोर्थ में जो नई चीजें आई हैं उसको जोड़ ले रहा, उसी में जोड़ता जा रहा, उसी में जोड़ता जा रहा। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, पुराने ज्ञान में नए चीजों को जोड़ देना। अब तीसरा टॉपिक का क्या था, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब नया स्ट्रक्चर ही बना देना, नया स्ट्रक्चर ही बना देना, नया फ्रेम ही बना देना, नई चीज एकदम मिल गई है, अलग से चीज मिल गई है। क्लियर इट? यस सर। अब देखिए मैं फिर से स्टेप वाइज चलता हूं। मैंने कहा था एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम नई जानकारी को ऐड करते हैं। अब नई जानकारी को दो तरह से ऐड करते हैं, एक तो पुरानी जानकारी जो है उसी में कुछ ऐड ऑन कर दिया, ये हुआ एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन क्या है, एकदम नई चीज, अलग ही चीज, अलग कॉन्सेप्ट आ गया, उसको भी हमने नए ज्ञान के रूप में स्वीकार किया है, पर एड ऑन नहीं किया है, उसका नया स्ट्रक्चर ही बना दिया है। तो दिस इज कॉल्ड द एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड स्कीमा। स्कीमा को हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं दिमाग की, इसको एक फोल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर आगे ले चलता हूं कि आप एक गोल और लाल चीज थैले में देख रहे हैं, आपके अनुसार वो क्या है? मैं पूछूंगा, वीना मैम, ममता मैम या श्वेता मैम? सर एप्पल, टोमेटो, टोमेटो, एप्पल। और देवांगन सर कोई लोग? बॉल भी हो सकता है। ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। नहीं नहीं, गोल लाल है सर, लाल है। अच्छा सर वो यॉर्क की बॉल है, लेदर बॉल है। पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट। सर वर्ल्ड कप चल रहा है तो वो लेदर वाली रेड वाली बॉल सर। ये जितना भी आप लोग दे रहे हैं ना, वो डायरेक्ट तो आंसर नहीं दे रहे हैं, उसके अनुरूप कोई पूर्व में देखी गई चीज के ही कारण उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर, यस सर, जी सर। और मैं कहूं कि वो एक प्रकार का जो है ज्वेलरी बॉक्स है। अब आप इसमें बताइए, अलग से इसके लिए कोई फोल्डर बनाएंगे या एसिमिलेट करेंगे? सर एसिमिलेट करेंगे। एसिमिलेट करेंगे। जितनी भी गोल और लाल चीजें थी एक फोल्डर में, उसको उसी में जोड़ जाएंगे कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा करेंगे या अलग से एक फोल्डर बनाएंगे? ध्यान से दीजिएगा, आसान प्रश्न नहीं है ये। सर अलग से बना लेंगे, गोल वाले बनाएंगे सर, अलग से फोल्डर बनाएंगे सर। तो एसिमिलेट कैसे करेंगे? एसिमिलेट तब करेंगे जब टमाटर, लाल रंग का जो है और कोई भी फ्रूट्स है, रामफल होता है, वो एसिमिलेट होगा। पर अगर ये ज्वेलरी बॉक्स है तो ये आपके लिए तो नया है कि भाई इस तरह के भी ज्वेलरी बॉक्स हो सकते हैं, या ज्वेलरी बॉक्स भी। वेरी गुड, एकोमोडेट करेंगे। जिस तरीके से बच्चा चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया के अलावा वो जहाज देखता है तो वो जहाज के लिए एकोमोडेट करेगा, पर कोयल उड़ रहा है, कबूतर उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है, वो सब क्या करेगा? एसिमिलेट करेगा। ठीक। क्लास 10th में उसने नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ा और 12th में जाकर के वो साइंस ले लिया या अगला नया सब्जेक्ट लिया, तो उस नए सब्जेक्ट में जितने नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो उसके लिए एकोमोडेशन का पार्ट होंगे। अगर वो पहले पढ़ी, जैसे हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण वो 5th से पढ़ रहा है, अब वो जितना भी कुछ पढ़ता चला जाएगा हिंदी व्याकरण में, वो सब एसिमिलेट करता चला जाएगा, एड ऑन होता जाएगा तो एसिमिलेट हो जाएगा। मैं समझा पाया हूं इससे? यस सर, बिल्कुल यस सर, बहुत अच्छे से सर। अच्छा, आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाते ही आपके अंदर एक स्कीमा होगी। क्या करेंगे? पहले बैठेंगे, फिर ऑर्डर देंगे, तब तो बिल देंगे। यस सर। तो ये रेस्टोरेंट स्कीमा बनी। क्लियर इट? यानी शॉर्ट टाइम में, मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूं कि दुनिया को अगर हम समझने में एक शॉर्टकट तरीका अपनाएं, जल्दी से हम समझ जाएं कोई नई चीज देख करके, वो स्कीमा कहलाती है। जैसे कि अगर मैं कोई भी शब्द बोलूं, कोई भी बात बोलूं, तो क्या देवांगन से अगर मैं बोलूं अनुभव, सर देवांगन सर जी जी, अगर मैं बोलूं अनुभव, तो अनुभव का मतलब आप समझने के लिए क्या पहले वर्णमाला
सोचेंगे, फिर अ सोचेंगे, न सोचेंगे, नो पे मात्रा सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यस, इसी तरह हमारा माइंड क्या करता है, हमारे माइंड में स्कीमा है। हर चीज को हम जीरो से नहीं सीखते हैं, क्योंकि हम जो चीज सीख चुके हैं वो स्कीमा के रूप में हमारे माइंड में है। अब हम तुरंत उसके आगे चाहे एसिमिलेट करेंगे, चाहे एकोमोडेट करेंगे, और एसिमिलेट एकोमोडेट के लिए स्कीमा बना होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर स्कीमा नहीं होगा तो हम हर चीज को स्टार्टिंग से सोचना शुरू करेंगे, उसके बारे में चिंतन करना शुरू करेंगे, एकदम जीरो से। सर आज ना आप कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा सर, आज इतना अच्छा क्लियर हुआ है ना ये कंसेप्ट, मतलब कभी लगता क्लियर ही नहीं हुआ था सर, टू गुड। मैम मेरा जो एक बीएड मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था, मगर आज मुझे पूरा समझ में आ गया। थैंक यू सर। स्टार्टिंग में समझ ही आ जाए, ऐसी बात समझ ही आ जाए सर, बता सके, बस वही होगा। ये सर टू गुड, एक्सीलेंट है मेरे लिए। पर मैं आज पहली बार मुझे फिर से अपनी बीएड एमएड में 2 साल जो कॉन्ट्रेक्चुअल के रूप में पढ़ाया हूं, तो मुझे लगा उसी फॉर्म में आ गया, क्योंकि जब जो बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है सर आज की क्लास में, बहुत लेकिन अब सोचिए कि मैं कभी बिना मेरे सामने मेरे स्टूडेंट के मैं पढ़ा नहीं पाता हूं। मेरे पास इंटरेक्शन मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं अकेले इस तरह से लैपटॉप पे नहीं बना, पर 2-3 दिन मैं अपने आप को इस तरह से फ्रेमिंग किया, अपने आप बोलने की कोशिश। इसलिए मैं आपसे बार बार चाह रहा हूं कि आप रिएक्ट करें। आप रिएक्ट कल नहीं कर रहे थे इतना, तो मैं आपको सर मैं एक पॉइंट आपको पूछना चाहता हूं। जैसे सीडीसी का मैं यहाँ पे अपने इंचार्ज हूँ। हर साल हम एक काम एनुअली करते ही हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन एलओसी का काम। इस साल हमें रजिस्ट्रेशन एलओसी में कंपल्शन कर दिया गया था कि बच्चे का अपॉइंटी डालना ही डालना है, तो इसको हम अकोमोडेशन में नहीं लाएंगे ना सर? फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं पाया। सीबीएसई के जो एनुअल वर्क होते हैं सर रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, उसमें एनुअली 2 काम होते हैं, जैसे कि बच्चों का 9th and 11th बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना एंड 10th। प्रदीप जी इसका उत्तर मैं दे देता हूँ, क्योंकि आप एलओसी पहले से भरते आए हैं जी। केवल एक नया कॉलम जुड़ा है और कॉलम जुड़ा है, इन्फॉर्मेशन जुड़ी है ना जी। तो ये आपने एलओसी का काम बिल्कुल नए तरीके से नहीं किया है, इसीलिए नहीं किया। हाँ, एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, एकोमोडेशन नहीं होगा, है ना सर? यस सर। जी सर। जैसे वाली मैम ने एग्जाम्पल दिया ना, वैसे वाला फिर भी हम लोग अकोमोडेशन बोलेंगे, मगर ये एसिमिलेशन। और वहीं पे आपको एलओसी में बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब भरने के बजाय उससे ये बोलेंगे कि क्लास 1 में उसके कितने मार्क्स थे, क्लास 2 वो कौन सी स्कूल में पढ़ा है, क्लास 3 में उसका मैथ्स का टीचर कौन था। इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन एकदम अलग हो जाएगी, तो दैट विल बी अकोमोडेशन सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं इसको और थोड़ा आसान से बोलने की कोशिश करता हूँ। जैसे समागम पोर्टल पे एक नई चीज आती है और कोई ऐसा टीचर है जो काफी एजेड है, उनको बताया जाता है सर ये आ गया, तो बोले अब ये क्या बला है, तो तुरंत कंप्यूटर टीचर बोलते हैं अरे सर पहले जैसे ऐसे करते थे, ये यहां से यहां उठाते थे, ये क्लिक कर देते, ये एड ऑन वाली पार्ट हो गई। अब नई चीज एकदम जोड़ दी कि भैया ये क्या है, ये अपार नाम की क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, तो उसके लिए एक नया स्ट्रक्चर आपको माइंड में सेटअप करना पड़ेगा। जैसे पहली बार समागम आया था तो ये सबके लिए एकोमोडेशन का पार्ट था कि नहीं था? बिल्कुल। अब इस समागम में जो चीज आती जा रही है, एड ऑन होती जा रही है, वो एसिमिलेशन का पार्ट होती जा रही है। रमा चौधरी मैडम सर मेरा एक डाउट है, जो बाल वाटिका जो हमारी शुरू हुई है एनईपी 2020 में, या ईसीसी जो अभी नया लेके आए हैं, उसको तो हम अकोमोडेशन ही मानेंगे सर? नहीं मैम, पहले क्या था ना, भारतीय शिक्षा की जो संरचना थी उसमें मूल मेन संरचना से, मेन स्ट्रीम से बाल वाटिका वगैरह जुड़ी नहीं थी पर जुड़ी नहीं थी। यानी जो आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ता था वो डायरेक्ट क्लास 1 में उस सीरीज में नहीं आता था, वो अलग ही व्यवस्था ही थी ईसीसी की। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसको स्ट्रीम में ही शामिल कर दिया है, वो सीक्वेंस बन गई है। तो यहां पर बिहेवियर पार्ट है, किसी चीज के इंफॉर्मेशन की एडिंग की मैं बात कर रहा हूं। अपने माइंड को, चूंकि हम जो भी साइकोलॉजिकल पार्ट बात कर रहे हैं वो मेंटल ऑपरेशन है। आपके घर में एक कुर्सी थी, एक मेज नया आ गया,
इसको हम नहीं जोड़ेंगे इन पार्ट से, क्योंकि मेंटल ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, मेंटल फोल्डर में एड ऑन और एकोमोडेट के बाद में कर रहा हूं। फिजिकल कोई चीज घर में आ गई, हट गई, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्लियर इट? Thank you, sir. I have a doubt, Anju here. Yes, ma'am. Yes, Sir, yes. when we get a new knowledge, first we try to assimilate, and when that is not possible, we go for the accommodation, right? Exactly. पहले हम एसिमिलेट से जूझते हैं मैडम, एसिमिलेशन करते हैं, बहुत देर तक करते हैं। Yes, yes. When not अगर possible नहीं है तो accommodate करने की कोशिश करते हैं। अब जब आपने बात छेड़ी दी है तो मैं उस स्थिति की भी बात कर देता हूं। जब हम कोई चीज ऐसी चीज देखते हैं और पुराना हमारा नॉलेज वहां पर सेट नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं कि नहीं? अरे ये क्या भला यार, ये क्या चीज है? करेक्ट सर। और अगर उलझन सी होती है, वहां इक्विलिब्रियम शब्द एक आता है, टर्मिनोलॉजी, साम्य धारण। अब हम कैसे करें? वो चीज तो कभी जाने ही नहीं है, समझे नहीं है, अब उलझन आ जाती है, असंतुलन की स्थिति आ जाती है, क्योंकि पुरानी स्कीमा काम नहीं कर रही है। ठीक है? यस सर, यस सर। इसी इक्विलिब्रिएशन को सेट करने के लिए उसने एक और टर्मिनोलॉजी दी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब स्थापित कब होगा? या तो हम तुरंत उसको एसिमिलेट कर पा रहे हैं, तो नहीं तो तुरंत हम एकोमोडेट करते हैं और तुरंत साम्य धारण होता है। ये नई चीज है, इसको सीखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। इसमें सर दो शब्द और मैं जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा और आप याद करने में आसानी रहेगी। एसिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं आत्मसात करना। यस यस। आत्मा में धारण कर लिया। और अकोमोडेशन समायोजन करना, एक तरह का एडजस्ट करना उसको। तो और आत्मसात करना, वो जो आपने समझाया ना, वही चीज है। हाँ, जैसे आपने कहा एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट में क्या होता है कि कभी कभी ये जो एडजस्ट शब्द है ना, वो एसिमिलेशन में भी एडजस्ट हो रहा है, जुड़ जा रहा है। पर मैं यहाँ एकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ, नए तरीके नहीं आएगा। अकोमोडेट करना मतलब जैसे हम अकोमोडेशन, जैसे रहने को भी अकोमोडेशन बोलते हैं, उसको हमने रख लिया। अकोमोडेशन मतलब रख लिया अपने पास, पर वो नए रूप में है, अलग है, उसका कोई स्कीमा फोल्डर नहीं था। ठीक है सर। अब मैं आगे चलता हूं कि दो चीजें आती हैं, एक तो मॉडिफाई और एक न्यू स्कीमा। मॉडिफाई मतलब पुराने स्कीमा में कोई चेंजिंग कर रहे हैं, यानी वो एसिमिलेशन का पार्ट आ रहा है। क्लियर इट? यस सर। और न्यू फोल्डर, इट इज एकोमोडेशन। ठीक है? यस सर। जी सर। यस सर। ये तो था हमारा जो ये थ्योरी थी। सर एक मिनट, ये जो स्क्रीन सर वापस लीजिए सर। हाँ, मेंटल प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये जो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन, अब सोचिए कि हमारे माइंड को इंफॉर्मेशन के रूप में क्या है? प्री स्टोरी है, प्री इंफॉर्मेशन है, मेमोरी है, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। पीरियर नॉलेज मैं बात कर रहा हूं, ये स्कीमा है। लर्निंग की कोई एक्टिविटीज पहले किसी क्लास में मिली है, वो है। की थ्योरीज क्या है? जीन पियाजे का जो डेवलपमेंटल स्टेज है, आप इसकी क्यू थ्योरीज उसमें पढ़ चुके हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्निक क्या है? कॉन्सेप्ट मैपिंग है, और एनालॉजिक है या एडवांस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये सारी इसमें टेक्निक्स यूज होता है। इसमें लर्नर क्या होता है? एक्टिव होता है। अगर वो एक्टिव नहीं होगा, थिंक अबाउट थिंकिंग, इसमें लिखा हुआ थिंक अबाउट थिंकिंग। और आप पियाजे की स्टेज में देखे हैं, वो काफी तर्क करता है, चिंतन करता है, छोटा है, बड़ा है, इसमें से नहीं है, इसमें नहीं है, वो गायब हो गया होगा। तो ये सारी चीजें इसके की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, अब ये जो थ्योरी है कंस्ट्रक्टिव, मैं आज कोशिश करूंगा कि इसको बस थोड़ी बोल दूं, वरना वो जो दो थ्योरी मैं पढ़ाया हूं वो ओवरलैप कर जाएंगी। इसलिए मैं इसको बड़ा थोड़ा सा आपको होमवर्क के लिए भी देता हूं। आप जानते हैं कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना, और इसका मूल ध्येय वाक्य है कि विद्यार्थी या बच्चा या व्यक्ति अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, किसी के कहे पर नहीं जाता है, वो खुद से अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। मेरी बात समझ में आई? यस सर, यस सर। लाइट चली गई लगता है, एक मिनट। हाँ, इसमें लिखा है कंस्ट्रक्टिव इज द लर्नर सेंटर थ्योरी, पहली लाइन, चूंकि लर्नर सेंटर खुद ही वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और
अपने ज्ञान को खुद ही निर्मित करने का मतलब क्या होता है? अपने मन से कुछ भी बना नहीं लेना। जो आपका अनुभव है, जो आपके नए अनुभव हैं, उनके माध्यम से जो ज्ञान का निर्माण हो रहा है, उसी को कहते हैं स्वयं अनुभव द्वारा निर्मित ज्ञान, और वही कंस्ट्रक्टिज्म है। इसका मतलब इसी को हिंदी में कहते हैं रचनावाद। क्लियर इट? जी सर। अब चूंकि किसी ज्ञान का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं, तो आपके पास उस चीज का एक्सपेरिमेंटल या आपके इंद्रिय अनुभव भी होने चाहिए, सोशल इंटरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे समाज क्या सोचेगा, जैसे हमने वाइगोट्स्की की कल थ्योरी पढ़ी थी, 2 तरह के उसके सामने स्थिति आ रही थी। क्लियर इट? याद आ रहा है कुछ जो हम 8 प्रकार के पार्ट सुने पढ़े थे, उसके 8 स्टेप्स इरिक्सन के, याद आ रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ, तो वाइगोट्स्की की थ्योरी एक्टिव एंगेजमेंट, इंडिविजुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, स्वयं द्वारा चिंतन करके एनालिसिस करना। थोड़ा सा और स्लाइड ऊपर करिए। इसके की पॉइंट्स क्या है कि इसमें जो सीखने वाला है वो क्या होगा। अभी मैं इसको डीपली नहीं जाऊंगा, थोड़े थोड़े ऊपर के टॉपिक्स को टच कर रहा हूं। इसमें जो अगर आपको स्वयं से कोई चीज नॉलेज आप तय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका एक्टिव होना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी। एक्टिव का मतलब इन रेफरेंस टू सेंसरी ऑर्गन्स। जितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आप आंख से भी देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उसको छूकर भी हर तरह से उसके ज्ञान को एक्वायर कर रहे हैं, ये इसी को एक्टिव लर्नर भी कहते हैं। एक्टिव लर्नर जितने कम सेंसरी मोटर इन्वॉल्व होंगे लर्निंग में, उतनी लर्निंग कम एक्टिव लर्निंग कही जाएगी। जितने ज्यादा सेंसरी मोटर इन्वॉल्व होंगे किसी चीज को सीखने में, देखने, पढ़ने, सुनने, छूने, लिखने, जितनी ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, उतना लर्निंग ज्यादा एक्टिव कहा जाएगा। कंस्ट्रक्टिव में पीरियड नॉलेज का क्या मतलब है? अगर पूर्व में कोई ज्ञान नहीं है, तो आप नया ज्ञान कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर इट? ये मानते हैं व्यवहार, ये इस जो रचनावाद के मनोवैज्ञानिक वो मानते हैं कि जो न्यू लर्निंग का बेस क्या है, वो पुराना पूर्व ज्ञान है। ठीक है? सोशल कंस्ट्रक्शन, मीनिंग मेकिंग, फैसिलिटेटर। अच्छा, इसमें टीचर का जो रोल होता है ना कंस्ट्रक्टिव में, वो सिर्फ फैसिलिटेटर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहली लाइन में कह दिया कि नॉलेज बच्चा स्वयं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है बच्चा, अनुभवों के माध्यम से। ठीक? और टीचर सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर होता है। रोल जो स्टूडेंट का रोल है, वो नॉलेज कंस्ट्रक्टर के रूप में होता है, एक्टिव लर्नर के रूप में होता है। लेकिन टीचर का रोल क्या होता है? एज ए इंस्ट्रक्टर और फैसिलिटेटर। तो आज के परिदृश्य में, आज के सिनेरियो में हम किस रोल में हैं? फैसिलिटेटर के। और उसको तमाम क्रिटिकल थिंकिंग के अपॉर्चुनिटी देते हैं, सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, वो तय करता है। वो प्रीरियर बेसिक इंफॉर्मेशन से नई तरीके की इनोवेटिव चीजें सोचता है। ऐसा है? जी जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड को नीचे सर करेंगे तो की थिंकर्स के बारे में, की थिंकर्स के रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, इसको मैं सर बाद में कवर कर दूंगा, क्योंकि ये ओवरलैप हो जाएगा तो मुझे डर लगता है कभी कभी 2-3 थ्योरी आपस में। हाँ, जीन पियाजे किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव से, कॉग्निटिव, हाँ, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, और वाइगोट्स्की सोशल। यानी 2 तरह के चीजों में इसको बांट दिया गया कि कंस्ट्रक्ट 2 तरह के हैं, एक में पियाजे में है और एक में वाइगोट्स्की हैं। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। नीचे आइए सर। कैरेक्टरिस्टिक कुछ है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे तो कोऑपरेटिव लर्निंग होगा। अगर कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब समझ रहे हैं कि एक स्मॉल ग्रुप बना दीजिए, एक दूसरे के साथ वो सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करने के बाद अपनी समझ विकसित कर रहे हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग भी कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है। कोलैबोरेटिव लर्निंग आप सभी को पता होगा, कोलैबोरेट होकर के कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, वो भी इसी
कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट है। उसके बाद जैसे एक आपने सुना होगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, सुना है? जी सर। आप में से किसी ने ब्रेन स्टॉर्मिंग का नाम सुना है? यस सर। जी सर, हाँ जी बिल्कुल। सर। यस सर। ब्रेन स्टॉर्मिंग Yes, sir. कह सकते सर, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और No, sir. Giving a question to the students or any situation that creates almost storms in their brain, they start thinking and analyzing the topic. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सिचुएशन, ऐसा प्रश्न उनके सामने रख देना कि अब उसके मस्तिष्क की जो स्थितियां हैं, ऑपरेशनल हैं, वो एकदम फुल एक्टिव हो जाएं, वो अपने आप को प्रॉब्लम में महसूस करे। ऐसे क्वेश्चन उसके सामने ब्रेन पूरा स्ट्रॉन्ग करने लगे। क्लियर इट? जी मांगीलाल सर। बच्चों के सामने। यस यस मांगीलाल जी। सॉरी वो सर हो गया, जवाब उन्होंने दे दिया। अच्छा। ओके ओके। तो कंस्ट्रक्टिविज्म को मैं बार बार अभी टच नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि दो थ्योरियां आपस में ओवरलैप हो जाएं, और इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर वो आप लोगों के लिए धुलाई हो जाएगी, पीछे वाले वॉश आउट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से नाम लेके मैं पूछूंगा, जिसका नाम लूंगा वो वैसा आंसर वही देगा। अंजू मैम, आप इन शॉर्ट में स्कीमा से क्या समझती हैं? Sarika ma'am? Yes. Okay, which Anju? Okay, I'll say. Yes. Schema is that, the folders in your mind, the knowledge which you have got. How it is related to previous knowledge? How it is related to previous knowledge. So previous knowledge sense, schema can by assimilation, we can, when you assimilate, we are adding on to the previous knowledge. स्कीमा भी एक प्रकार का प्रीवियस नॉलेज ही होता है। ओके ओके, यस। ठीक है मैम। अच्छा, ओके, थैंक यू। आप में से अमित सर, व्हाट इज एडॉप्टेशन? एडिंग ऑन न्यू इंफॉर्मेशन। न्यू इंफॉर्मेशन जो भी मिले स्कीमा को और कंप्रहेंड करना। नहीं, एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है? एडेप्टेशन में जैसे कोई इंफॉर्मेशन आई, वो जो स्कीमा सेट है उसके पास, लर्निंग उसमें लर्निंग में और डायमेंशन जो ऐड होंगे वो उसमें आना। तो एसिमिलेशन क्या हुआ? एसिमिलेशन एडेप्टेशन। आपने क्या क्या ओवरलैप कर दिया? जो मैंने बताया एडॉप्टेशन क्या है कि जब तक नई नॉलेज को एक्वायर करना, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन, और अपने उस नॉलेज में कुछ नए डायमेंशंस को ऐड ऑन करते जाना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों एडेप्टेशन के पार्ट हुए ना? यस सर, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज द बेसिक एंड की पॉइंट्स ऑफ बिहेवियरिज्म थ्योरी? बिहेवियरिज्म की थ्योरी का की पॉइंट क्या है? Can I answer, sir? Environment and stimulus. Yes. Environment and stimulus, sir. इसका ये है कि जो लर्नर के बिहेवियर्स को हम मॉडिफाई करते हैं थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और कोई मैंने पूछा की पॉइंट्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। सर जो सर मैं बताऊं सर? यस। सर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, क्लासिकल कंडीशनिंग, reinforcement and punishment, objective measurement, reduction, that's all sir. अच्छा, अब मैं इसका जो पेडागोजिकल लॉजिकल पार्ट है उस पर क्वेश्चनिंग कर रहा हूं कि मैंने बिहेवियरिज्म पढ़ाया, क्या आपको लगता है क्या रोल होता होगा टीचर का इस प्रकार के सिद्धांत? नहीं, मैं पूछ रहा हूं बिहेवियरिज्म की। मैंने ये बताया नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। अब तो बिहेवियरिज्म समझ में आ गया कि व्यवहारवाद क्या है, तो टीचर क्या करेगा? सर बच्चों को पुराने ज्ञान से जोड़ते हुए उन्हें नया ज्ञान देना। क्या स्टिमुलस नहीं देगा?
He provides stimulus. यस, मॉडिफाई करना He बिहेवियर provides stimulus. टीचर करेगा। रिवार्ड देने का काम कौन करेगा? टीचर करेगा। टीचर करेगा। ठीक है। और फैसिलिटेटर कहां बनेगा ये? जब कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आएगी। कंस्ट्रक्टिविज्म में आएंगे। बिल्कुल सही। तो ये बताइए कि कॉग्निटिविज्म में टीचर का रोल क्या होगा? To provide the stimulus. मैं कॉग्निटिविज्म की बात कर रहा हूं मैडम। अब मैं चला गया संज्ञानवाद में। फैसिलिटेटर वहां पे भी फैसिलिटेटर है वो। फैसिलिटेटर सर सिचुएशन देना जिससे वो अपना कॉग्निटिव लेवल अपग्रेड कर सके। फैसिलिटेटर और गाइड में अंतर होता है? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, तो अब 3 टर्म में याद कर लीजिए। रिवार्ड देने वाला या वो स्टिमुलस प्रोवाइड करने वाला रोल होगा टीचर का बिहेवियरिज्म में, और गाइड करने का रोल होगा कॉग्निटिविज्म में, और करेक्ट ये इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होगा उसका? फैसिलिटेटर। यस सर। रिवार्ड या स्टिमुलस प्रोवाइड करने वाला रोल होगा बिहेवियरिज्म में, गाइड वाला रोल होगा कॉग्निटिव में, और उसका फैसिलिटेटर होगा। दैट्स ऑल। इसके बाद हम मनीष सर, एक बार गाइड में और दूसरा जो टर्म है उसमें डिफरेंस बता दीजिए जरा। अच्छा, फैसिलिटेटर और गाइड में। आप ताजमहल घूमने आए हैं आगरा, मैं आपका गाइड हूँ, क्या क्या करूंगा मैं? जो चीज पहले से मौजूद है उसके विषय में बताएंगे। मैं सारी चीजों के बारे में बताता चलूंगा, आपके साथ साथ रहूंगा। ठीक है। पर फैसिलिटेटर में मैं आपको कार दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा, मैप दे दूंगा, घूमिए खुद। ओके सर, ओके ओके। क्या बात है, क्या बात है सर। समझ में आया? सर तीनों में एक बार और टीचर की भूमिका बता दीजिए मैम। जैसे मनीष सर। हाँ मैम। हाँ सर, मेरा भी ये डाउट था जो सर ने पूछा, शायद सर किस तरीके से पूछे। आपने कहा कि कंस्ट्रक्टिविज्म में वो क्या है? ही इज अ गाइड एंड हाँ फैसिलिटेटर। अच्छा, फैसिलिटेटर। एंड कॉग्निटिविज्म में ही इज अ गाइड, इजंट इट? आप समझिए, कंस्ट्रक्टिविज्म में जो नॉलेज क्रिएटर है खुद लर्नर है, सब कुछ वही अपने अनुभव से कर रहा है। Exactly. तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराऊंगा ना। लर्नर सेंट्रिक है सर। बट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉग्निटिविज्म जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। लाइक जीन पियाजे वाज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। उसकी जो थियरी हाँ यस सर। अभी मैंने ऊपर बताया ना कि 2 प्रकार के। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इस साइड में। जीन पियाजे भी कंस्ट्रक्टिविज्म में है, और उसके नीचे वाइगॉट्स्की भी है। एक है नहीं सर, अभी जस्ट आपने जो किया था, गाइड से कोई चीज इंस्ट्रक्टर हो रहा है तो किसमें इंप्रूवमेंट के लिए हो रहा है आपको पता है? ज्यादा से ज्यादा लर्नर को अपॉर्चुनिटी देने के लिए वो इंस्ट्रक्टर बना है। गाइड में क्या है? 50-50, 75-25 अपॉर्चुनिटी थी लर्नर्स और ट्रेनर की, टीचर्स की। पर कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि हम अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी लर्नर को दें। तो गाइड और जो फैसिलिटेटर है उसका अंतर यही है। और रही बात की जो धारणाएं निकल के आई हैं, पियाजे भी कहीं ना कहीं व्यवहारवाद से भी प्रभावित था, पर व्यवहारवाद के अपोज करने के चक्कर में वो कॉग्निटिविज्म की थ्योरी दे दिया। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। हमें टीचर उद्दीपक के रूप में एक बार और कंफर्म कर दीजिए सर। इसमें एक डाउट है जरा, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें जैसे स्टिमुलस प्रोवाइड करने वाला और फैसिलिटेट करने वाला रोल्स होंगे, तो उसमें बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में केसेस में कंफ्यूजन नहीं हो सकता है? कभी मैंने तो 3 ही रोल बताया और 3 ही थ्योरी बताई। सीधे मैंने कहा कि स्टिमुलस, अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टीचर वहां फैसिलिटेटर
इंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है, गाइड का काम कर रहा है, या स्टिमुलर देने का काम कर रहा है? देने का। हाँ। अगर ये आइडेंटिफाई कर लिए तो क्लियर है कि भाई स्टिमुलस रिस्पॉन्स किस में है, बिहेवियर वाली थ्योरी में है। अगर ओके, ये सब बॉन्डिंग बननी चाहिए। ठीक 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 सर। वो सिर्फ फैसिलिटी दे रहा है, सीखने का काम, सारा काम जो है लर्नर कर रहा है, तो सीधे तीसरे कंस्ट्रक्टिव। ओके सर, थैंक यू। अब मैं बता दे रहा हूं कि मैंने आज लर्निंग की इन थ्योरी के, साइकोलॉजी की इन थ्योरी का बेस रखा है। इसको अकेले अकेले भी पढ़ाऊंगा, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक आपको थ्योरी समझना। जिस दिन आप थ्योरी समझ देंगे तो लर्नर का रोल क्या है आप खुद ही तय कर देंगे। जैसे मैं पूछता हूं सारिका मैडम या वीना मैडम या कोई अमित सर, लर्नर का रोल बिहेवियर रिज्म में क्या हो सकता है? रिस्पॉन्डर का। रिस्पॉन्डर इन विच रेफरेंस? इन रेफरेंस टू स्टिमुलस, यानी रिवार्ड के लिए कुछ काम करना, प्रोत्साहन के लिए कुछ काम करना, ये रोल है। यानी लर्नर वहां क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है इन रेफरेंस टू स्टिमुलस। अब मैं पूछता हूं कि आप बताइए कंस्ट्रक्टिव में लर्नर का क्या रोल होगा? वो तो एप्लीकेशन एंड अपने माइंड का प्रॉपर अप्लाई करना उस नॉलेज को लेकर के। एक्टिव लर्नर होगा, रिसीवर होगा, इन्फॉर्मर रिसीवर होगा, वो मेंटल प्रोसेस को एक्ट करने वाला होगा। थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एटीट्यूड, ये सब उसके माइंड में चलेगा, ये करने वाला वही होगा। और इसी तरह कंस्ट्रक्टिव में लर्नर का रोल क्या होगा? एक्टिव लर्नर होगा। सर एक्टिव लर्नर को कॉमन पॉइंट आ जाता है, दोनों में होता है, लेकिन की पॉइंट्स क्या है? नॉलेज कंस्ट्रक्टर। एक्टिव लर्नर दोनों में होगा, कॉग्निटिव में भी होगा और कंस्ट्रक्टिव में होगा, पर जो शब्द इसको अलग करता है वो क्या है? नॉलेज कंस्ट्रक्टर। सर इसको हम यही कह सकते हैं ना कि सर कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज ही विल बिल्ड अपॉन और मॉडिफाई और रिफाइन एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क। यस। जब पूछे ना रोल, तो रोल एग्जैक्ट डिफाइन करिए। मैं कहूं कंस्ट्रक्टिव में टीचर का रोल क्या है? इंस्ट्रक्टर का। लर्नर का रोल क्या है? नॉलेज कंस्ट्रक्टर का। कॉग्निटिव में क्या है? टीचर का रोल गाइड है। लर्नर का क्या है? एक्टिव लर्नर है। बिहेवियरिज्म में क्या है? रिस्पोंडेंट है लर्नर। और टीचर क्या है? वो रिवॉर्ड्स या रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडर है, स्टिमुलस प्रोवाइडर है। मनीष सर एक मिनट बस रुकूंगा। माय गुडनेस रियली फ्रेंड्स, आप देखो सिलेबस में आइए। आप सिलेबस देने वाले ने क्या दिया है और हमने उसे क्या समझा था। थैंक्स टू मनीष सर। हमारा जो चैप्टर 2 है दोस्तों, देखिए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, ये हमको सीखना था। क्या? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में प्रिंसिपल का रोल क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल का रोल क्या होता है, टीचर का रोल क्या होता है और लर्नर का रोल क्या होता है। तो इन तीनों थ्योरी में प्रिंसिपल, टीचर, लर्नर और वाइस प्रिंसिपल सबका रोल अलग अलग होता है, अलग अलग थ्योरी में अलग अलग। तो वास्तव में हमको इसको पढ़ने के बजाय थ्योरी को समझना है। थैंक्स अ टन मनीष सर। ओवर टू यू मनीष सर। Sir, I want to add something, sir. A big thank you from the depth of my heart to Manish sir. Fabulous class. Excellent. हम सबकी ओर से सेम, हम सबकी ओर से Yes sir, बहुत thank you. In the sense, this kind of class is very rare, once in a blue moon, which I'm lucky to have been part of. And Anjana, I promise you, this class was not, you will say, was not once in a blue moon. Rather, this moon will be there for the whole week. And yeah, okay. Thank you. Fabulous. And may God bless Manish sir. May all his dreams come true. I want him to. May all his dreams come true. आप सभी के सामने एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि सर थोड़ा सा ना, मुझे आपको पता है स्कूल में बड़ी व्यस्तता है, थोड़ा सा अगर मुझे गैप मिला करे ना एक दिन का,
हालांकि छोटा छोटा टॉपिक करेंगे तब तो मैं ऐसे कर लूंगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक लेने पर मेरे लिए क्या होगा कि मैं अंदर से सेटिस्फाई नहीं होता हूं। जैसे सब लोगों ने कहा ना कि कल के प्रेजेंटेशन में आज में अंतर है, मैं कल के प्रेजेंटेशन से बिल्कुल खुद से सेटिस्फाई नहीं रहा। मैं रात भर सोचता रहा कि मैं एक साथ बहुत कुछ देने की कोशिश किया और नहीं दे पाया, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो कंटेंट रखेंगे। मैं आपकी बात को समझ गया सर। मैं खुद चाहता था कि आप सरफेस लेवल पे नॉलेज दें, लेकिन यहाँ पे आज साथियों की बात सुन के लगा कि नहीं, कंसेप्ट समझना जरूरी है, भले उसमें टाइम लगे, 1 घंटे का समय लगता है। अच्छा, मेरा पर्पस क्या रहता था कि ये सब कुछ करो और फिर फट से सीधा किस पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, एंड द वर्क इज डन। एक्चुअली डूइंग द क्वेश्चन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो कल आप केवल कंस्ट्रक्टिविज्म लीजिए और उसके बाद में फिर हम सारे क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे। तो कल आपके पास केवल एक ही थ्योरी रहेगी। और रही बात आप गैप की बात करें तो वी विल टॉक टुमारो इन द स्कूल एंड वी विल प्रिपेयर सच अ टाइम टेबल। फ्रेंड्स विल बी एग्री विथ मी कि दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं कि मनीष जी ने आज जो पढ़ाया, जैसे बिहेवियरिज्म पढ़ाया उन्होंने, और दूसरा बताइए, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, और हमने इससे पहले पढ़ा था कॉग्निटिविज्म। इन दोनों पे हम चाहे तो मैं खूब सारे क्वेश्चंस लेके आ सकता हूं और हम क्वेश्चन की सीरीज कर दे। मनीष जी को एक दिन का समय दे के वो तैयार करें, अगले दिन हम तो ठीक है दोस्तों। मनीष जी, देवानंद सर जी सर मैं एक छोटा सा इस सब में ऐड करना चाह रहा हूँ बात अपनी, कि मनीष जी को धन्यवाद और मनीष जी को लाने के लिए आपको विशेष धन्यवाद, क्योंकि ये क्लास केवल हम तक सीमित नहीं रहेगी सर, ये आगे आने वाले भविष्य में CTET, BEd, KVS टीचर, PRT से लेके प्रिंसिपल तक हर टीचर के काम आने वाली, और ये हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए आप दोनों का विशेष धन्यवाद सर। मैं यही बोलने वाली थी, सेम मैं बोलने वाली थी। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों। मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो मैं रोज डाल देता हूँ, इसलिए नहीं कि उसे लोग देखे, व्यूज आए, वो मेरा कभी भी पर्पस नहीं रहता है, लेकिन ये सोशल काज है। हम 1 घंटा बैठे हैं और वो जैसा दिनेश जी ने कहा लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो वीडियो के रूप में मौजूद रहेगा। CTT के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मदद मिलेगी। यू कैन आल्सो गिव देम, रिफर देम, और जब भी आप देखते हैं तो 2 लाइन उस पर जरूर लिख दिया करें, क्योंकि हम जब मार्केट में भी जाते हैं या कोई चीज खरीदते हैं ऑनलाइन, तो हम फीडबैक देखते हैं कि भाई किसने खरीदा और इसने इसके बारे में क्या कहा है। तो ये 2 लाइन इनकरेजेस द अदर पीपल टू वॉच द वीडियो, क्योंकि जब तक वो देखेगा नहीं, चीजों को समझेगा नहीं। मेरा केवल उद्देश्य ये है कि लोग इधर उधर ना भटके, प्रॉपर। देवांगन सर जी, देवांगन सर, जो सर का था आज का प्रेजेंटेशन, माइंड ब्लोइंग था, ऐसा कहीं भी नहीं मिला। और हम जरूर कहेंगे इसमें कि KVNs आर द बेस्ट। यस वी आर, अनडाउटेडली वी आर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मनीष सर, एंड दिस इज ऑल। आपकी हिंदी राइटिंग भी बहुत सुंदर है। क्या बात है वीना मैडम, धन्यवाद। मतलब वीना मैडम को पता चल गया कि लिखता मैं हूँ। चलिए ठीक है दोस्तों। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। कल मिलते हैं। कल की कक्षा के बारे में आपको पहले से बता दिया जाएगा। थैंक यू सर। आपको आधे घंटे में मिल जाएगा। धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर।